नमस्कार, मैं हर्ष चंद्रायन स्वागत करता हूं आप सभी का निष्पक्ष बात के खास शो निष्पक्ष बात विधायक दावेदारों के साथ कार्यक्रम में। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता समीर शर्मा जी। समीर शर्मा जी की अगर हम बात करें तो क्षेत्र में इनकी छवि एक युवा नेता के तौर पर है। समीर शर्मा जी हमेशा युवाओं की आवाज उठाते हैं और हर वक्त युवाओं के साथ खड़े रहते हैं। तो चलिए हम इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि सिवनी मालवा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इनका क्या नजरिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव को आप कैसे देखते हैं? 2023 के विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण चुनाव हैं और ये मध्य प्रदेश की दशा और दिशा दोनों तय करेंगे। 20 साल से जो यानी मध्य प्रदेश की जनता जो परेशान है, कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा को ये 2023 का चुनाव एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और हमारे कमलनाथ जी अगर 2023 में मुख्यमंत्री बनते हैं तो मध्य प्रदेश भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदेशों में एक होगा। आप युवाओं के नेताओं के तौर पर जाने जाते हैं और इस चुनाव में दावेदारी भी कर रहे हैं, तो अगर पार्टी आपको मौका देती है तो किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? सबसे पहले तो पार्टी अगर मेरे को मौका देती है मां नर्मदा मैया की कृपा से, तो हम इस विधानसभा में मैं ही अकेला विधायक नहीं रहूंगा। मैं हर सिवनी मालवा के विधानसभा का युवा विधायक रहेगा। मैं युवाओं को सबसे आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि युवा ही हमारे प्रदेश की, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। वो आगे जाएगा तो हमारे प्रदेश का भविष्य आगे बढ़ेगा, सिवनी मालवा का भविष्य आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले मैं युवाओं को आगे लेके आऊंगा, युवाओं के रोजगार की सोचूंगा, युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, युवाओं को रोजगार धंधे मिले, युवा शिक्षित हो, युवाओं को नौकरी मिले, मेरा पहला लक्ष्य रहेगा। आप काफी लंबे समय से सिवनी मालवा विधानसभा में राजनीति कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र की जनता की समस्याओं को कितना समझ पाए? सिवनी मालवा में देखिए, सिवनी मालवा एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। सिवनी मालवा में बहुत ज्यादा रोजगार के साधन नहीं है। वही एक पारंपरिक खेती है जो कि सारे लोग इस खेती को ही करते आ रहे हैं। कुछ नया होना चाहिए। हमारे यहाँ एक सोयाबीन प्लांट था, चूंकि किसी कारणवश वो चल नहीं पाया, लेकिन 18 साल से भाजपा की सरकार ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। अगर चाहे वो उसी को फिर से पुनः उसका निर्माण करके और नई टेक्निक से उसको अगर चालू करते तो हमारे युवाओं को रोजगार भी मिलता, काफी सारे लोगों को रोजगार मिलता। क्योंकि सिवनी मालवा में कोई और दूसरे आय के साधन है नहीं है। या तो आप कोई किराने की या कपड़े की दुकान खोल सकते हैं या आप खेती कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि सिवनी मालवा विधानसभा में कोई एक बड़ा उद्योग धंधा लगे, कहीं शुगर मिल की स्थापना हो, कहीं ना कहीं सोयाबीन प्लांट गया है तो उसके बदले में गन्ना की खेती के द्वारा शक्कर मिल लगाई जाए, राइस मिल लगाई जाए। और भी बड़े अभी डोलरिया में जैसे कल कारखाने की शुरुआत करी थी हमारे केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी ने, और एक कारखाना लेके आए थे, लेकिन चूंकि भाजपा को वो भी हजम नहीं हुआ और उन्होंने वो कारखाना वहां से हटा दिया। तो ऐसे कोई रोजगार धंधे है नहीं है जो हमारे युवाओं के लिए हों। तो मैं इस बात को लेकर काफी चिंतित रहता हूं कि युवा आज तो ठीक है, आने वाले समय में और बेरोजगार बढ़ते जाएंगे। आपने अभी कहा कि भाजपा ने सोयाबीन प्लांट को चालू नहीं करा पाए, लेकिन बंद तो आपके शासन में हुआ था। नहीं, ठीक है, मैं मानता हूं कि उस समय परिस्थिति कुछ और थी, सोयाबीन उतनी ज्यादा उपज नहीं थी, कृषि के क्षेत्र में हमारा क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ था। लेकिन आज की डेट में हरदा होशंगाबाद सोयाबीन की फसल में बहुत आगे था। उसके कारण भी अगर आप ये प्लांट आधुनिक नई तकनीक से शुरू करते तो हम कहीं ना कहीं इस प्लांट को फिर से स्थापित कर सकते थे। आप क्या नया करना चाहेंगे? मैं यही कह रहा हूं कि मैं कहीं ना कहीं चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में कोई एक नया प्लांट आए, चाहे वो कल कारखाने का आए, चाहे वो शक्कर मिल का आए, चाहे वो राइस मिल का आए, लेकिन उससे रोजगारों के साधन बढ़ जाएंगे। क्षेत्र में कांग्रेस की स्थिति आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि 18 साल से जनता ये देखती आ रही है कि हमारे नहर का पानी हरदा चला जाता है, हमारे किसानों को उसकी फसल का उचित दाम नहीं मिल पाता है। वेयर हाउसों में आप देख ही रहे हो कि कितनी अनियमितताएं हैं, गड़बड़ियां हैं। कुछ वेयर हाउस अभी सील कर दिए गए थे, लेकिन
वही वेयर हाउस के ढर्रे अगर भाजपा चला रही थी तो उस पर कोई किसी का ध्यान नहीं गया, ना तो उनको बंद किया गया। किसान परेशान है, फसल बेचने से लेकर, फसल उगाने से लेकर फसल बेचने तक, उसको ना तो यूरिया मिलता है, ना डीएपी मिलती है, ना उचित दाम मिलते हैं। तो मैं इन समस्याओं को विधायक बनता हूं तो दूर करूंगा। दूसरी बात, हमारे बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं कि जिनमें नहर का पानी नहीं है। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि अमलाड़ा पगड़ाल क्षेत्र में जो जिसके बगल से नहर निकली है और हरदा जाती है, वो वहां पे नहर का पानी नहीं है, तो उन 40-45 गांव में मेरी प्राथमिकता रहेगी। मैं कमलनाथ जी से बात करके वहां नहर का सबसे पहले पानी उपलब्ध करवाऊंगा। आप क्षेत्र में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी मान रहे हैं, तो फिर क्या कारण है कि पिछले 3 बार से लगातार बीजेपी जीतते आ रही है? देखिए, कारण कुछ भी हो, कहीं ना कहीं मैं तो पिछले 5 साल में ही कांग्रेस से, भाजपा से कांग्रेस में आया हूं। मेरे को बहुत ज्यादा मालूम नहीं है कि पिछली बार की क्या स्थिति रही है, कैसे क्या चुनाव में लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, ये मेरे को अवगत नहीं है। लेकिन मैं आज कांग्रेस में हूं, एक एक कार्यकर्ता से मिला हूं, जनता से मिला हूं। मैं इतना जरूर जानता हूं कि इस बार कमलनाथ जी जो फैसला करेंगे, जिसको टिकट देंगे, हम सब लोग मिलकर उसको जिताएंगे और हमारा कांग्रेस का विधायक सिवनी मालवा से निश्चित ही बनेगा। अब आप कांग्रेस में आ गए हैं, तो कांग्रेस की अच्छी स्थिति करने के लिए आपके द्वारा कैसे प्रयास किए जा रहे हैं? आप खुद भी देख रहे होंगे कि मैंने कितने धरने, आंदोलन, प्रदर्शन किए। वो हर समस्याओं को मैंने उठाया है, जो ज्वलंत समस्या थी। मैं हर उस वर्ग के पास गया हूं कि जिसको इस सरकार से पीड़ा थी, चाहे वो महिला हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे गौ माता की बात हो, चाहे स्कूलों की बात हो, चाहे सहकारी समिति की बात हो। मैंने उन हर मुद्दों को जनता के सामने, सरकार के सामने उठाया है, जनता के, कि कहीं ना कहीं उनको उचित न्याय मिल सके। और काफी सारे मुद्दे मैंने आगे रह के सॉल्व भी किए। जब आपकी पार्टी की इतनी अच्छी स्थिति है, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आप लोग पूरी तरह से तैयार हैं, तो फिर ऐसा क्या कारण है कि कांग्रेस के सारे नेता एक मंच पर नहीं बैठ पाते हैं? नहीं, सारे नेता एक मंच में है। आपने कोई भी प्रोग्राम देखा होगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। देखो, टिकट मांगना सबका एक अपना अधिकार होता है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई टिकट मांग रहे हैं तो ये अलग अलग है। क्योंकि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में ये कहीं नहीं कहा गया कि आप टिकट ना मांगे। और टिकट मांगना कोई गुटबाजी को प्रदर्शित नहीं करता है। ये तो अच्छे संकेत हैं कि इतने सारे लोग हमारे टिकट मांग रहे हैं और क्षेत्र में अलग अलग काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि किसी की एक को टिकट मिलना है और किसी एक को टिकट मिलती है, तो हम उसका साथ देंगे, वो कमलनाथ जी के हाथ मजबूत करेंगे। लेकिन बीजेपी बोलती है कि अगर कांग्रेस के नेताओं की आपसी लड़ाई खत्म हो तो वो चुनाव लड़ने पर ध्यान दे। उनका ध्यान तो अपनी लड़ाई लड़ने पर ही रहता है। ये तो वो वाली कहावत हो गई, ये 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वो हमें सिखाएंगे। उनके खुद तो नेता लड़ते फिर रहे हैं, एक घर में 2-2 टिकट मांग रहे हैं, 4-4 टिकट मांग रहे हैं। पुराने विधायक को कोई झेल नहीं रहा है, नए लोग आने को तैयार हैं। काफी सारे लोग पलायन कर चुके हैं। भाजपा वो भाजपा नहीं रही है। भाजपा अपने अंदर जाके कांग्रेस से कंपटीशन और 60 साल की जो बात कर रहे हैं ना, वो कि ना 20 साल तुम्हारे हो गए हैं। मैंने अभी एक डिबेट में सुना था कि एक 60 साल की कहावत कह रहे थे एक हमारे नेताजी। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अब 60 साल बहुत दूर की कोड़ी हो गई है, अभी 20 साल में तुमने क्या किया है वो बता दो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नर्मदा मैया के काफी बड़े भक्त हैं और नर्मदा मैया के भक्त हैं, लेकिन अवैध रेत उत्खनन को नहीं रोक पा रहे हैं। और नर्मदा मैया के भक्त तो समीर शर्मा जी भी हैं। अगर जनता आपको मौका देती है तो फिर अवैध रेत उत्खनन रुकेगा या निरंतर जारी रहेगा? बिल्कुल अवैध रेत उत्खनन बिल्कुल बंद होगा। और सब लोगों के बीच में बैठ के हम जहां जहां अवैध उत्खनन और नर्मदा जी के जो भक्त हैं, मैया के भक्त हैं, हम एक समिति बना के उन सबको बिठाल के ये निर्णय लेंगे कि कैसे रेत उठना चाहिए। देखिए, रेत सबके लिए जरूरी भी है। कहीं ना कहीं लोगों के मकान बनते हैं, अगर निर्माण कार्य होता है तो उसमें रेत की जरूरत पड़ती है। हम ये नहीं कहते कि हम रेत को बंद कर देंगे, लेकिन अवैध उत्खनन और जिस प्रकार से नर्मदा मैया को छलनी कर रहे हैं उसको जरूर रोका जाएगा। अगर आपको मौका मिलता है तो क्षेत्र की जनता के लिए आप नया क्या करेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर मौका मिलता है तो युवाओं को सबसे पहले मैं खुश करूंगा। हर एक युवा यहाँ विधायक रहेगा, कहीं भी कोई अत्याचार उन पे नहीं होने दूंगा। और रही सिवनी मालवा की जनता की शांति और फिजा बिगाड़ने की बात, तो वो कभी सिवनी मालवा में फिजा नहीं बिगड़ने दूंगा। चाहे वो किसी जाति धर्म से आता हो, मैं बिल्कुल नहीं बख्शूंगा। अगर सिवनी मालवा में सब लोग भाईचारे से रहेंगे,
सब लोग एक दूसरे के मिलकर एक हम नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। सिवनी मालवा मध्य प्रदेश के इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि सबसे शालीन और धार्मिक शहर है। और वो कोई भी धर्म हो, हम किसी धर्म की बुराई नहीं करते हैं, हम अपने धर्म को आगे देखना चाहते हैं, दूसरे धर्म का हम सम्मान भी करते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप युवाओं को लेकर काफी अच्छी बातें कर रहे हैं, काफी अच्छी सोच रखते हैं। लेकिन युवाओं से हटके अगर बात की जाए तो क्षेत्र का किसान परेशान है, किसानों की कई प्रकार की समस्याएं हैं, महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे, और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं क्षेत्र के। अन्य मुद्दों को लेकर आप क्या सोचते हैं? मैंने आपको बताया कि किसान की जो फसल की आज जो अनियमितताएं किसान भोग रहा है, हमने मुख्यमंत्री जी से उनके घोषणा पत्र में ये शामिल करवाने की कोशिश की है और करेंगे भी। आगे हमारी सरकार बनती है तो हम 3,000 रुपये का मूल हमने मुख्यमंत्री जी से मांगा भी है कि 3,000 रुपये कुंटल गेहूं होना चाहिए। किसानों को फसल की अच्छी कीमत मिल जाए तो किसान को फ्री का कुछ भी नहीं चाहिए। मैं भी एक किसान हूँ, हम उसको पानी मिल जाए, पर्याप्त बिजली मिल जाए और पर्याप्त उसकी फसल का उचित मूल्य मिल जाए, और वो जहां बेचने जा रहा है वहां उसको ट्राली के 5-5 हजार रुपये ना देना पड़े, ऐसी व्यवस्था हो जाए। इतने में किसान खुश है, किसान बहुत संतुष्ट व्यक्ति है, वो ज्यादा अपने मांग में नहीं रहता है। उसको तो इतना होना चाहिए कि उसकी किसान की फसल जो है वो पर्याप्त हो जाए और पर्याप्त बिक जाए, अच्छा मूल्य उसको मिल जाए। ये व्यवस्था मैं बिल्कुल अगर विधायक बनता हूं तो ये क्षेत्र में करके रहूंगा। अगर वर्तमान विधायक जी की बात करें तो पिछले चुनाव में इनने जो वादे किए थे जनता से, कितने वादे पूरे हो पाए? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, उनके नरेंद्र मोदी जी वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे विधायक जी तो बेचारे बड़े सीधे हैं। वो कैसे विधायक विधानसभा में जाके अपनी बात नहीं रख पा रहा है तो वादे कैसे पूरे कर पाएंगे? ये उनकी गलती नहीं है, ऊपर से ही ढर्रा बिगड़ा चला आ रहा है। और इस ढरने को सुधारने के लिए ही हम इस बार प्रदेश में सरकार बदलेंगे, और जो भी उनके द्वारा भी अगर वादे किए गए तो हम उनसे पूछ लेंगे कि भैया कौन से तुम्हारे अधूरे रह गए हैं, वो वादे भी हम पूरे कर देंगे। लेकिन बीजेपी बोलती है कि पिछले चुनाव में कमलनाथ ने किसानों के कर्जा माफ करने की बात कही थी और 15 महीने उनको मौका भी मिला था, लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं किया कमलनाथ जी ने। आप बताओ, एक नई दुल्हन को समझने में 15 महीने लगते हैं भैया। हमारे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, 15 साल का कचरा भरा हुआ था, उसको 15 महीने में वो साफ करने में लगे हुए थे, और उनने इतना पर्याप्त कर दिया था कि लोगों को दिखने लगा था कि किसानों के कर्ज भी माफ हो रहे हैं और एक नई दिशा में प्रदेश जा रहा है। प्रदेश में काफी सारे उद्योगपति को लेके आ रहे थे। फीबा वो अवार्ड जो होता है उसको उन्हें इंदौर में करवाने की कोशिश की थी। कमलनाथ जी ने आज भोपाल में जो फ्लाईओवर बन रहा है उसकी शुरुआत भी कमलनाथ जी के दिमाग की उपज है। कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे काम है जो कमलनाथ जी करते, लेकिन उनको समय नहीं मिला। वो कुछ लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक उनकी सरकार गिरा दी। लेकिन ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन इस बार सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत के साथ आएगी, और हम पुराने और नए सारे वादों को पूरा कर देंगे, और बचे हुए जो शिवराज जी ने झूठ बोल के वादे किए थे उनको भी पूरा करेंगे। सरकार तो पिछली बार भी आई थी, लेकिन आप लोग अपनी सरकार नहीं बचा पाए। नहीं, ये सरकार बचाने की तो बात ही नहीं थी। सरकार खरीद ली गई, और खरीदने की बात तो ऐसी है कि आज आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा मशीनरी, पूरी सरकारी तंत्र, पूरे अधिकारी, हर चीज मोदी जी खुद अपने शिकंजे में रखे। और ऐसी एक सरकार नहीं है कि आप हमारी सरकार की बात कर रहे हैं, उनने पूरे देश के अंदर ये कारनामे शुरू कर दिए हैं कि इसको उठाना, इसको गिराना, ये करना, वो करना। दिल्ली में केजरीवाल जी को अच्छे से सरकार नहीं चलाने दे रहे हैं, तो उनकी तो नीयत पूरी जनता को दिख चुकी है कि ये चाहते ही नहीं है कि कोई हमारे खिलाफ बोले। मीडिया उनके कब्जे में है देश की, आप लोगों की नहीं बोल रहा हूं, आप लोग तो स्वतंत्र हैं, लेकिन पूरे देश के बड़े बड़े मीडिया के जो जिनको हम तंत्र माने वो सब उनके कब्जे में है। अगर किसी ने मोदी मोदी नहीं बोला तो उसका भी बुरा होने लगता है। कई अच्छे बड़े पत्रकार थे जिनको उनने मीडिया के बड़े बड़े न्यूज चैनलों से उनको हटा दिया गया। तो ऐसी अराजकता की स्थिति है, आपातकाल की स्थिति है। इसमें अकेले कमलनाथ जी क्या कर लेते? वो कुछ गद्दार उनके साथ मिल गए, सरकार गिर गई। अब आप बोल रहे हैं कि पिछली बार सरकार खरीद ली थी, तो क्या गारंटी है कि इस बार सरकार नहीं बिकेगी और 5 साल पूरी चलेगी? भाई इसकी गारंटी ये है कि पूर्ण बहुमत से ज्यादा और अच्छे बहुमत से सरकार आएगी, और जो जाने वाले थे वो पिछली बार ही उनका कचरा साफ हो गया है। अब तो उनके लोग हमारे पास आ रहे हैं, नित्य नए लोग। हमारे कांग्रेस में
परिवार को बढ़ा रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। अभी कल या परसों में गिरजा शंकर शर्मा जी कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं और बड़े काफिले के साथ भोपाल में जाके ज्वाइनिंग लेंगे। तो ये हमारा परिवार बढ़ रहा है, ये शुभ संकेत है। और जो गद्दार थे, जो जाने वाले थे, वो चले गए। मध्य प्रदेश को देखते हुए कमलनाथ के द्वारा एक वचन पत्र तैयार किया जा रहा है, क्या स्थानीय लेवल पे आप लोगों के द्वारा कोई वचन पत्र बिल्कुल, तैयार मैंने किया वचन जाएगा? पत्र में उनको हम लोगों से पूछा गया था कि क्या क्या आपकी महत्वपूर्ण कार्य हैं, क्या क्या ऐसे काम हैं कि जो हम लोगों को सरकार आते ही करवाना पड़ेंगे। तो हमने उनसे बोला है कि पगडाल क्षेत्र में जहां नहर की निकली जरूर है, लेकिन वहां पे लोगों को नहर से वंचित है, उनके पानी से वंचित है। वहां पे सिंचाई की कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं है। कुएं भी अगर किसान खोदते हैं तो वहां पे काफी गहरे में है, पानी है नहीं है। तो हमने सबसे पहले तो उन 45-46 गांवों को लिया है कि जहां नहर पहुंच जाए। दूसरा, हमने तवानगर केसला ब्लॉक में पानी, वहीं कैचमेंट एरिया है, वहीं डैम है, वहां भी पानी नहीं है। उसके लिए भी हमने कमलनाथ जी से घोषणा पत्र में ये लिखवाया है कि वहां पानी की व्यवस्था हो जाए, चाहे वो आप डैम से पानी उनके लिए दें या नहर बना के दें। दूसरा, तवानगर को एक काफी अच्छा पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। युवाओं के लिए हमने आपसे बोला ही है कि कुछ ना कोई बड़े कारखाने जरूर लेके आए, जिससे हमारे यहाँ और दूसरा कोई साधन नहीं है युवाओं के लिए कि जो वो धंधे पानी कर सकें। क्योंकि एक खेती है जो पारंपरिक चली आ रही है, वहाँ एक घर में जो खेती होती थी वही खेती है, और बल्कि और घटती चली जाती है हर साल, क्योंकि घर में हिस्से बंटवारे हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कोई रोजगार के ज्यादा बड़े साधन है नहीं है। तो हम लोगों ने कमलनाथ जी से ये बोला है कि आपके शासन आए तो हमारे सिवनी मालवा में कोई बड़ी मिल या कोई कल कारखाना जरूर हमको दे। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी काफी देखी जाती है, तो चुनाव के वक्त तक गुटबाजी को कैसे खत्म करेंगे? देखो भैया, ये तो राम भगवान और कृष्ण भगवान से चली आ रही है। गुटबाजी राजनीति में कभी खत्म नहीं होगी, और इसको अगर आप गुटबाजी कहते हैं, ये प्रतिस्पर्धा मानना चाहिए इसको। यूं तो बीजेपी में बघेल साहब आ गए, वो टिकट मांग रहे हैं, पारिक जी टिकट मांग रहे हैं, योगेंद्र भाई टिकट मांग रहे हैं, मृगेन जी टिकट मांग रहे हैं, काफी सारे लंबी लाइन है। होशंगाबाद में काफी सारे लोग विरोध दिल्ली तक करे आए हैं। तो इसको गुटबाजी नहीं कहते हैं, इसको सब अपनी अपनी बात रखने का ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में अगर कोई टिकट मांग रहा है तो उसको दबाना नहीं चाहिए। उसकी इच्छा है, वो टिकट मांग रहा है, उसको मिलना चाहिए टिकट। मैं तो कह रहा हूँ सबको योग्यता के हिसाब से सब काम मिलना चाहिए, इसमें कोई गुटबाजी की बात नहीं है। सिवनी मालवा विधानसभा में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? स्वास्थ्य व्यवस्था काफी ढीली है। अस्पताल तो आपने बड़ा बना दिया, लेकिन उसमें डॉक्टर बहुत अच्छे नहीं है। लोगों को आज भी हमने देखे 4-5 केस, एक चतरखेड़ा में भी हो गया, हार्ट अटैक आया, लेकिन उसको प्राथमिक सुविधा ही नहीं मिल पाई। होशंगाबाद ले जाते उनको दिक्कत हो गई, यहीं उनके पिताजी शांत हो गए। तो ऐसे काफी सारे केस मैंने अभी देखे हैं, तो हार्ट अटैक के ज्यादा बढ़ते हुए केस हैं। ऐसा कोई हमारे पास एमडी डॉक्टर नहीं है जो बहुत अच्छे तरीके से प्राथमिक हमको उपचार दे सके। तो इसलिए जो भी हमारी सरकार आएगी, हम सबसे पहले तो सिवनी मालवा को की अस्पताल को अच्छे डॉक्टरों से लैस करेंगे, जिसमें लोगों को बाहर जाने से पहले यहाँ पे प्राथमिक इलाज मिल सके। सिवनी मालवा में शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा का स्तर भी आप देख रहे हैं कि कोई अच्छा स्कूल नहीं है, और प्राइवेट स्कूल में भी अभी स्कूल खुले हैं, लेकिन लोग संतुष्ट नहीं है उन स्कूलों से भी। कहीं ऐसी प्राइवेट स्कूल को भी, जैसे इनने अभी सीएम राइज स्कूल बनाया, तो बिल्डिंग बड़ी बनाने से कुछ नहीं होता है, उनको उतनी सुविधाएं मिलना चाहिए। इतने में 4 से 10 स्कूल खुल सकते थे, सिवनी मालवा के पूरी विधानसभा की शिक्षा स्तर को ये बढ़ा सकते थे, लेकिन इन्हें इतने बड़े बजट का एक ही स्कूल बना दिया। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि श्योपुर में भी कॉलेज खुले, सिवनी मालवा में गर्ल्स कॉलेज आए, ITI को और अच्छा रूप दिया जाए, और भी बढ़िया कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज भी आना चाहें तो उनको भी यहाँ पे मान्यता दी जाए। तो ऐसे काफी सारी शिक्षा की बहुत सारी संभावना है, जो सिवनी मालवा में बच्चे जो हमारे भोपाल, होशंगाबाद और बाहर इंदौर जा रहे हैं, उनको यहाँ कोचिंग क्लासेस भी मिले और स्कूल का स्तर और भी बढ़ाया जाए। बीजेपी ने घोषणा कर दी है श्योपुर में कॉलेज खुलवाने की, और विधायक जी सिवनी मालवा में गर्ल्स कॉलेज बनवा ही रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? ये घोषणा तो बहुत दिन से चल रही है भैया। बीजेपी की घोषणा को मैं घोषणा नहीं मानता, हमारे मुख्यमंत्री को घोषणावीर कहा जाता है। भगवान करे कि वे घोषणा अब करें नहीं, क्योंकि झूठ बोल के उनने पूरे प्रदेश की स्थिति, इतना कर्जा ले लिया, झूठ बोल के उनने, आज भी उनको क्या जरूरत थी कि सिवनी मालवा में उनको 2 बार आना पड़ रहा है। सिवनी मालवा में अगर वो अपने जनप्रतिनिधियों पर भरोसा नहीं करते हैं और 2-2, 4-4 बार सिवनी मालवा में आ रहे हैं, तो उनको अपने जनप्रतिनिधियों पर भरोसा नहीं है। उनको प्रदेश में फिर से जन आशीर्वाद यात्रा निकालना पड़ रही है। ये सब चीज देखते हुए तो मैं सोच रहा हूँ कि प्रदेश में स्थिति ठीक नहीं है।
अब जब आप मान रहे हैं कि इतना कर्ज लेकर काम कर रहे हैं, तो अगर आपको मौका मिलता है, आपकी सरकार बनती है, तो आप फिर कर्ज में कैसे काम करेंगे? मध्य प्रदेश शासन पे तो करोड़ों का कर्जा है। मैं वही कहना चाह रहा हूं आपसे कि कमलनाथ जी कुछ नए आयाम लेके आएंगे। मैं उन पे इसलिए भरोसा कर रहा है, वो जनता भी कहीं ना कहीं उन पे भरोसा कर रही है कि वो कुछ नए उद्योग धंधे मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों की इतनी सारी सबमिट करवा ली गई। मेरे को नहीं लगता कि कोई बड़े उद्योगपति और उद्योग यहाँ पे खोले गए हों। 10 साल से 15 साल से ये झूठ का एक झमेला फैला रहे हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ फायदा हो रहा है, क्योंकि विश्वास नहीं रह गया शिवराज सिंह के ऊपर उद्योगपतियों का। कमलनाथ जी के ऊपर विश्वास है। कमलनाथ जी आएंगे, प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधारेंगे, और जो कर्जा है, पहले तो हम इनका कर्जा पटाने में हमको कई दिन लग जाएंगे। ये इतना कर्जा लेके जो फ्री बांट रहे हैं, वो मेरे को नहीं लगता है कि प्रदेश की अच्छी स्थिति करके ये जाएंगे। फ्री बांटने की अगर हम बात करें तो लाडली बहना योजना की ये बात कर रहे हैं, पर कमलनाथ भी बोल रहे हैं अगर हमको मौका मिलता है तो 1500 रुपए महीना देंगे। तो आप भी तो फ्री बांटने की बात कर रहे हैं। भाई कहीं ना कहीं आप उद्योग धंधे इतने लाओ, इतना टैक्स बढ़ जाए कि आप उनमें से लाडली बहना को आप पैसे दे सको, बिल्कुल नहीं कहता हूं मैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं दूसरे बजट से पैसा इसमें डाल रहे हैं, वो ठीक बात नहीं है। प्रदेश की स्थिति खराब हो रही है। आप प्रदेश के और भी कई स्रोत हैं जिससे आप प्रदेश की आय बढ़ाकर अगर किसी को कुछ लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो अच्छी बात है। ये कमलनाथ जी इसके नए सिस्टम लाएंगे, वो कहीं ना कहीं नई आय बढ़ाएंगे, जिसके कारण हम लोगों को सहायता कर सकें। लेकिन ये तो सरेआम 15-20 साल से चलाने के बाद भी अभी तुमको बांटने की अगर चिंता हो गई तो ना कहीं तुम प्रदेश के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो, इसलिए आपकी जमीन खिसकती जा रही है। क्या जरूरत थी आपको इन सब चीजों में झमेले में पड़ने की कि आप 3000 तक देंगे लाडली बहना को, और आप मूर्ख बना रहे हैं कि हमने 500 रुपए श्रावण में सिलेंडर कर दिया 2 दिन के लिए। तो शिवराज जी की बात में अब जनता विश्वास करने वाली नहीं है। जनता ने मन बना लिया है कि अब इनकी विदाई तय है, और इनकी विदाई तय होना जनता से एक शुभ संकेत है प्रदेश के लिए, क्योंकि प्रदेश में अगर ये रहे तो मध्य प्रदेश पूर्ण रूप से भिखारी बन जाएगा, गिरवी रखा जाएगा। इसलिए शिवराज सिंह से और पूरी जनता से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि शिवराज जी की विदाई कर दो। नई सरकार आएगी, नई क्रांति आएगी, नई योजनाएं आएंगी, नया प्रदेश बनेगा, नया आयाम बनेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेंगे, कृषक खुश रहेंगे, कहीं ना कहीं छोटे व्यापारी, छोटे लोग, मजदूर, सारे लोगों की खुशहाली कमलनाथ जी लेके आएंगे। ये मेरा आपकी माध्यम से पूरी जनता को कहना है। सिवनी मालवा विधानसभा में आदिवासी वोटरों की संख्या भी काफी ज्यादा है और आदिवासियों की समस्या भी काफी ज्यादा है। अगर हम बात करें तो आदिवासियों के गांव में अभी तक फोन का नेटवर्क तक नहीं पहुंचा है, तो आदिवासियों की समस्याओं को कैसे देखते हैं आप? ये लोग आदिवासी की बात जरूर करते हैं, मेरे हिसाब से तो आदिवासियों के लिए इनने आज तक कुछ भी नहीं किया, और जो कुछ भी आप लोगों ने देखा है कि इनने आदिवासियों के ऊपर अत्याचार से ज्यादा कुछ भी नहीं किया। इनने अगर रानी कमलापति स्टेशन खुलवा दिया, इसने में इनने सोच लिया कि हमने आदिवासियों के लिए बहुत कुछ कर दिया। आदिवासी आज भी परेशान है, उसके वन अधिकारों से उसको वंचित रहना पड़ रहा है। अगर कमलनाथ जी सरकार आती है तो हम उनको वन अधिकार दिलाएंगे। जिन वनों पे उनका हक है, उन वनों के लिए हम उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और सरकार आने पे उनको जरूर उनका हक मिलेगा। आदिवासी भी खुशहाल रहेंगे और हमारा एससी वर्ग भी खुशहाल रहेगा। सिवनी मालवा में उच्च शिक्षा की व्यवस्था कैसी है? उच्च शिक्षा की व्यवस्था है ही नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूं कि यहाँ के हमारे लोग जो कॉलेज के लिए या तो होशंगाबाद जाना पड़ता है, या भोपाल जाना पड़ता है, इंदौर जाना पड़ता है। कहीं ना कहीं किसी ने बैठ के समिति बना के ये नहीं सोचा कि सिवनी मालवा के लड़के अगर बाहर जाके अपना कॉलेज कर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे नया एक उच्च शिक्षा के लिए व्यवस्था करना थी, जो कि विधायक और उनके साथियों को ये आगे का विजन दिखता ही नहीं है। वो तो सिर्फ ये लगे रहते हैं कि कहाँ क्या हुड़दंग हो रही है, हम कैसे हिंदू मुस्लिम कर दें, हम कैसे हिंदुओं को बांट दें, हम कैसे समाज को बांट दें, इसी में लगे रहते हैं वो। और यही चीज करना उनकी एक फैशन सा बन गया है। उनने कभी ये नहीं देखा कि युवा बेरोजगार है तो हम कहीं ना कहीं कुछ कलखार कार्य में लाए, हमारा युवा पढ़े लिखे, उसको बाहर नहीं जाना पड़े, अच्छी कोचिंग क्लासेस यहाँ पे ले आए, बैठ के हम कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के प्राइवेट स्कूल वालों को बिठा लें, या उनसे कहें कि आप अच्छे कॉलेजों की यहाँ पे व्यवस्था कराएं। कहीं ना कहीं ऐसा होना था, लेकिन चूंकि ये हुआ नहीं, ये दुर्भाग्य की बात है। और सबको मिला के
हम डेवलपमेंट का सब लोगों की राय लेके एक उच्च शिक्षा के लिए काफी डेवलप करेंगे, ये हमने सोच के रखा है। जातिगत समीकरण को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सरताज सिंह ने कोई जातिगत समीकरण नहीं देखा था। वो आए थे और उनको इसलिए वोट दिया गया था कि लोग जातिवाद से इसलिए परेशान हो जाते हैं कि जहां जिस जाति का विधायक बनता है कहीं ना कहीं दूसरी जाति के लोग उसके सामने बौने साबित हो जाते हैं। तो मैं तो ये जानता हूं कि विधायक की कोई जाति नहीं होना चाहिए, विधायक सबका होता है, जितनी भी जनता है उसका विधायक होना चाहिए। ये जातिवाद का जो जहर है, ये जनता के लिए, ये समाज के लिए, हम लोग सब हिंदू हैं, हम लोग सब एक हैं, हम लोगों को ये परंपरा तोड़ना चाहिए। जो योग्य है, जो लोगों की सेवा कर सके, जनता की सेवा कर सके, अच्छा विकास कर सके, लोगों को आगे बढ़ा सके, युवाओं को लेके चले, बुजुर्गों का साथ दे, किसानों का साथ दे, उसको विधायक बनना चाहिए। जातिवाद कहीं कोई मुद्दा नहीं है। बुजुर्गों की अगर आप बात कर रहे हैं तो बुजुर्गों के लिए आपके मन में किस प्रकार की योजना है? देखो, बुजुर्गों के लिए, जो बुजुर्ग बेचारे वंचित हैं पेंशनों से, उनके लिए कहीं ना कहीं उनको पेंशन की व्यवस्था करवाई जाए। और हमारे पुरानी पेंशन योजना है उसको भी कमलनाथ जी लागू कर रहे हैं। और बुजुर्गों के लिए कहीं ना कहीं कमलनाथ जी अच्छी सुविधाएं लेके आएंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम बुजुर्गों के लिए भी एक नया आयाम आपके सामने रखेंगे। धार्मिक समीकरण को लेकर आपके क्या विचार हैं? नहीं, हम सब हिंदू हैं, सनातन धर्म है वाले लोग हैं, हमारा धर्म आगे बढ़े, हमारा धर्म की पूरे विश्व में प्रचार हो, हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने। यहाँ ये इसमें हमको कहीं कोई किंचित मात्र भी किंतु परंतु नहीं है, लेकिन दूसरे धर्म का भी हम सम्मान करें। वो भी इस भारत में जैसे उसका योगदान रहा है, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई में रहा हो, चाहे और भी देश के प्रदेश के विकास में रहा हो, उसका भी उतना हक होना चाहिए। कोई भी धर्म खराब नहीं है, ये सब मन का भेद है। हम अपने धर्म की बड़ाई करते हैं, हमारा धर्म आगे बढ़े, लेकिन हम उनके धर्म को भी कहीं अपमान नहीं करना चाहते। भ्रष्टाचार को लेकर आपका सोचना क्या है? क्या सिवनी मालवा में भ्रष्टाचार है या नहीं है? सिवनी मालवा भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा से गुजर रहा है। आप लोग खुद देख रहे हो कि चाहे तहसील हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे अभी खाद के 2-2 यूरिया के ट्रक पकड़ा है आप लोगों के माध्यम से मैंने देखा, काफी सारे, चाहे कृषि विभाग हो, बड़े बड़े घोटाले हर जगह अपने को देखने को मिलते हैं। इन सब घोटालों से निजात दिलाना ही हमारी प्राथमिकता रहेगी। भ्रष्टाचार को हम बहुत हद तक जीरो टॉलरेंस पे लाएंगे। अभी आप कुछ देर पहले हिंदू धर्म की बात कर रहे थे, तो हिंदू धर्म में गौ माता को माता माना जाता है, लेकिन गौ माता की स्थिति अभी बहुत खराब हो रही है। बहुत ज्यादा खराब है। और मैंने अभी एक गिलट देव में 2 गायें खत्म हुई थी। आप लोगों ने भी देखा कि मैं गौशाला के निरीक्षण पे भी गया था, उन गौ माताओं को उठवाया वहां से, वो रोड पे पड़ी हुई थी। ये सरकार गौ माता के नाम पे वोट तो मांगती है, ये किसानों के नाम पे वोट तो मांगती है, ये हिंदुओं के नाम पे वोट तो मांगती है, लेकिन मैंने कभी 15-20 साल की सरकार में नहीं देखा कि इनने कभी इन लोगों के लिए काम किया हो। कमलनाथ जी ने 15 साल की अपनी सरकार में गौशालाओं का, बड़े गौशालाओं का निर्माण किया, लेकिन यहाँ पर ये लोग 20 साल में गौ माता का नाम रटते रटते उसको बूचड़ खाना जरूर नहीं भिजवा देते हैं, लेकिन उसके अभी रोड पे मर रही हैं। गांव की स्थिति बद से बदतर है, लेकिन इन्हें कहीं भी कोई परमानेंट गौशाला की व्यवस्था नहीं करी। ये काफी गलत है और निंदनीय है। अब पूरा हिंदू धर्म की भावना गौ माता से जुड़ी है और ये अच्छी बात नहीं है। इनको गौ माता का ध्यान देना चाहिए और गौशाला का जल्द से जल्द निर्माण करवाना चाहिए। चलिए, आप गौ माता के बारे में इतना अच्छा सोचते हैं, अगर आपको मौका मिलता है तो आप क्या करेंगे गौ माता के लिए? हम जो अच्छे से अच्छा होगा वो करेंगे और अच्छे से अच्छी गौशाला का निर्माण करेंगे। सबसे मिलके जो भी हिंदू धर्म की हमारी विंग्स है, वो लोग जैसा कहेंगे हम वैसा उस गौशाला को और गायों को, जैसी भी उनकी स्थिति होती है, हम उसको आगे बढ़ाने का काम करें। आप लंबे समय तक बीजेपी में रहे, लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि फिर आपको कांग्रेस में आने पर विचार करना पड़ा? ये तो बीजेपी के बहुत सारे नेताओं से जो अभी तक जा रहे हैं ना, उनकी सबकी यही पीड़ा है कि बीजेपी में अब वो सम्मान बचा नहीं है जो पहले था। बीजेपी वैसी पार्टी रही नहीं है, इसलिए सब लोगों का बीजेपी से मोह भंग हो चुका है। ये कहती कुछ है, करती कुछ है। और शिवराज जी की झूठ की पराकाष्ठा से लोग बड़े दुखी हैं। और शिवराज जी की विदा अगर ये कर देते तो बीजेपी फिर भी समझ जाती। उनका जाना तय है और उनको जाना चाहिए, तब बीजेपी की स्थिति कुछ और होगी। अभी तो हम लोग कांग्रेस को बढ़ाने का और कमलनाथ जी को
जिताने का संकल्प ले चुके हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे। पिछली बार कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन फिर कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी में चले गए। अगर आपको मौका मिलता है तो क्या गारंटी है कि आप कांग्रेस में ही रहेंगे और घर वापसी के तौर पर वापस बीजेपी में नहीं जाएंगे? नहीं, बीजेपी में क्यों जाएंगे? जब हम बीजेपी की इतनी मुखर रूप से उसकी आलोचना कर रहे हैं तो बीजेपी में जाने का सवाल ही नहीं उठता। कमलनाथ जी जैसे नेता, मैं कहता हूं कि भारत के अंदर इतना सरल, सज्जन और डाउन टू अर्थ नेता मैंने तो नहीं देखा। मैं कमलनाथ जी से प्रभावित होकर और संजय शर्मा से प्रभावित होकर कांग्रेस में आया हूं और कांग्रेस में सदा रहूंगा। कांग्रेस में मेरी भावना जुड़ गई है, मैं कांग्रेस को आगे बढ़ाऊंगा और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। हमने सुना है कांग्रेस के कद्दावर नेता संजय शर्मा जी के आप रिश्तेदार हैं, तो अगर हम देखें इस बात को तो आपको टिकट मिलने में रिश्तेदारी कितनी काम आएगी? देखिए, रिश्तेदारियों से टिकट नहीं मिलती जी। अगर रिश्तेदारियों से टिकट मिलती होती तो फिर योग्यता का, मैंने आपसे बोला ना कि योग्यता का कोई बात ही नहीं होती, हर व्यक्ति अपने रिश्तेदार को टिकट दे देता। यहाँ तो जिसने जितना काम किया हो, विधायक बनने की मेरी क्षमता होगी तो वो मेरा नाम रखेंगे। मैंने काम किया है। आप लोगों के माध्यम से ही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने खुद भी देखा, अगर आप मेरे पास तक आए हैं तो कहीं ना कहीं मैंने काम किया होगा, तो आप मेरा इंटरव्यू भी लेने आए हैं। अगर मैं काम नहीं करता हूँ, मैं संजय भैया के पास जाके बोलता कि मुझे विधायक की टिकट दो, तो ये मेरे लिए भी सर्व की बात होती। सिवनी मालवा की जनता समीर शर्मा को अपने नेता के रूप में क्यों चुने? क्या विशेषता है समीर शर्मा में? देखिए, जनता से जुड़े हुए मेरे को करीब करीब 20 साल हो गए और हर व्यक्ति से मेरी दिली जुड़ाव है। हर युवाओं से मेरा दिली जुड़ाव है, किसानों से मेरा दिली जुड़ाव है। वो क्षेत्र का ऐसा कोई कोना नहीं है सिवनी मालवा विधानसभा का जहां मैं नहीं गया, जहां मेरे को लोग नहीं जानते हो। मैं उनकी आवाज उठाता हूं, उनका सम्मान करता हूं। और जनता को चाहिए क्या है? जनता को इतना चाहिए कि लोग हमारी मदद कर दें, मौका आए तो हमारी बात उठा दें और हमको मान सम्मान दें। ये करने की मैं पूरी कोशिश करता हूं, इसलिए जनता मेरे को चाहती है। हमने सुना है कि समीर शर्मा जी का स्वभाव थोड़ा अलग है, बहुत जल्दी किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, तो क्या सच है ये बात? नहीं, आकर्षित करने के तो ऐसा है कि मेरा स्वभाव बाकी हंसमुख स्वभाव है और लोगों को आकर्षित करने के लिए सबसे बड़ा कारण होता है कि आप उसकी प्रशंसा और उसके साथ ऐसा उसको लगे कि ये मेरे साथ खड़े हुए हैं। ये मैं उनको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं और वो देखते भी हैं, इसलिए वो मेरे से जुड़ जाते हैं। आप युवाओं को लेकर तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं, पर युवाओं का आपको कितना साथ मिल रहा है? नहीं, युवाओं का पूरा साथ है। आप अभी भी कोई ऐसा युवा नेता मेरे को देखता नहीं है कि जो युवाओं को लेके चलता हो और उसकी बात करता हो। युवाओं की अगर सत्ता में रहते हुए आप युवाओं की मदद नहीं कर पा रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वो युवा अगर आपकी ओर अगर आशा भरी निगाहों से देख रहा है तो आपको कहीं ना कहीं उसकी मदद करना चाहिए, उसको रोजगार दिलाना चाहिए। उससे रैली और सभा करवाने से ही काम नहीं चलेगा, उसको कहीं ना कहीं सक्षम बनाने का भी आपको सोचना चाहिए। और मैं सोचता हूं कि युवाओं को रोजगार मिले, वो सक्षम बने, इसलिए युवा मेरे से जुड़े रहते हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ समय बाद कांग्रेस की टिकट पक्की होने वाली है। अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या आप चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हूं। मेरी पूरी चुनाव की रणनीति तैयार है। पार्टी टिकट देगी तो बिल्कुल मैं पूरे लगन और मेहनत के साथ, पूरी तैयारी के साथ चुनाव में उतरूंगा। और अगर पार्टी जिसको मौका देगी, मैं पूरी की पूरी, जैसा 24 घंटे में मेरे लिए काम करूंगा, मैं उनके लिए भी काम करूंगा। सिवनी मालवा में भाजपा की स्थिति कैसे देखते हैं आप? सिवनी मालवा में भाजपा की स्थिति अब वो नहीं रह गई है। भाजपा में अब गुटबाजी चरम पे है। एक दूसरे को सुहा नहीं रहे हैं। वो एक दूसरे की बुराई करते फिर रहे हैं, बार बार अपने नेताओं के प्रतिस्पर्धा बनाए हुए हैं। इसलिए मेरे को नहीं लगता है कि एक गुट खड़ा होगा तो दूसरा गुट उसका साथ देगा। इस बार कांग्रेस की जीतने के कितने चांस हैं? कांग्रेस की जीतने के 80% चांस है। मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कमलनाथ जो वादे कर रहे हैं पूरे हो पाएंगे? बिल्कुल पूरे होंगे। कमलनाथ जी पे पूरे मध्य प्रदेश को विश्वास है, तभी हमारी सरकार बनेगी। अगर किन्हीं कारणों से पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या आप फिर भी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं कमलनाथ जी के आदेश को परिपूर्ण रूप से सहमति दूंगा और जिसको टिकट कमलनाथ जी देते हैं मैं उसका काम करूंगा। दिन रात मेहनत करके उसको जिता के सिवनी मालवा से कमलनाथ जी के हाथ मजबूत करने के लिए एक विधायक भेजूंगा। सिवनी मालवा में कांग्रेस नेताओं की संख्या काफी ज्यादा है, तो आपके अंदर ऐसी कौन सी विशेषता है जो कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देने पर विचार करे? देखिए, काम बोलता है। अगर आप काम करते हैं, आप जनता के बीच में बने रहते हैं,
आप धरना प्रदर्शन आंदोलन में जनता की बातों को उठाते हैं तो कहीं ना कहीं लोग आपसे जुड़ते हैं। सभी लोगों ने, हमारे साथियों ने हमारा साथ देकर ये सब काम किए हैं और सब लोग टिकट मांग रहे हैं, सब लोग सक्षम हैं। उन्हीं में से मैं एक आता हूं, तो कहीं ना कहीं हम लोग सबकी आशा है कि हमको सबको टिकट में से किसी एक को कमलनाथ जी चुनेंगे। सिवनी मालवा विधानसभा में गाँव में अवैध शराब की बिक्री काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो क्या है कि यहाँ पे हमारे विधायक जी और उन्हीं के लोग शराब बेचने का काम कर रहे हैं। कोई ना बड़ी है ना अवैध शराब कोई दूसरा बेच रहा है, सब इन्हीं के लोग हैं। ये लोग शराब बिकवाते हैं, ये लोग अपने लोगों से गलत काम करवाते हैं। ये सब हमारे विधायक बनते हैं, हमारे कांग्रेस की पार्टी के किसी व्यक्ति के विधायक बनते हैं, ये सब काम बंद हो जाएंगे। क्या आपका मानना है कि विधायक जी शराब बिकवा रहे हैं? नहीं, विधायक जी के लोग बेच रहे हैं। कांग्रेस का तो कोई व्यक्ति ऐसा है नहीं है जो शराब बेचेगा। कल ही पुलिस उसके सामने आके खड़ी हो जाएगी और वो करना भी नहीं चाहेगा। इन्हीं के लोग हैं, 15-20 साल से इनकी सरकार है, ये मजबूती से उसमें रम चुके हैं, तो इसलिए इन्हीं के लोग हैं जो सब काम कर रहे हैं। तो अगर चाहे रेत की ट्रालियां हो, चाहे रेत का काम हो, चाहे रेत का उत्खनन हो, चाहे शराब का गलत काम हो, चाहे जुआ सट्टा का काम हो। मैंने सुना कहीं बाहर का कोई व्यक्ति आके यहाँ जुआ सट्टे का कारोबार चला रहा है, लाखों रुपए रोज की कमा रहा है और सबको पता है। ये पूरी सिवनी मालवा के लोग जानते हैं कि वो बाहर से आके सबको हिस्सेदारी दे रहा है और जुआ सट्टा चला रहा है यहाँ पे। तो कौन लोग है ये? कहीं ना कहीं विधायक जी से जुड़े होंगे। अगर उनका मन नहीं करेगा तो कल ही बंद हो जाएगा। कहीं ना कहीं उनका मन होगा, इसलिए ये सब काम हो रहा है। अगर आपको मौका मिलता है तो जुआ सट्टा, अवैध शराब, अवैध रेत उत्खनन, इनको आप कैसे बंद करेंगे? भाई, इनको बंद करने के लिए विधायक के पास पुलिस और प्रशासन होता है। इनको तो सिर्फ इशारा करना होता है, वो इनके ही इशारे पे चलते हैं। तो ये लोग उनको इशारा करें तो वे कुछ काम करें। ये काम करते हैं, उससे पहले ही इनके पास फोन पहुंच जाता है कि कार्रवाई बंद करो। सिवनी मालवा विधानसभा में क्राइम की स्थिति कैसी है? आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ता जा रहा है। कुछ तो इतने सारे मर्डर हैं कि जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए। हमारे वरिष्ठ पत्रकार चंद्रायण जी का मर्डर अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। अभी तिवारी जी खत्म हो गए, उनका मर्डर सॉल्व नहीं हुआ। तो ऐसे कई बहुत सारे केस हैं जो मैं नहीं समझता कि सिवनी मालवा में कभी ऐसा हुआ होगा। काफी सारे मर्डर हो गए जिनको हम लोगों को धरना आंदोलन प्रदर्शन करना पड़े, लेकिन प्रशासन को जूगी नहीं रहेंगी। और विधायक जी ने बढ़ चढ़ के उसमें विधानसभा क्वेश्चन उठाते, वो अगर वो लोगों की मदद करना चाहते थे तो दूध का दूध पानी का पानी आ जाता, लेकिन उन्होंने ये कभी किए ही नहीं। सिवनी मालवा विधानसभा में विकास कार्यों को लेकर और कौन से ऐसे काम है जो होना चाहिए? देखिए, पर्याप्त बिजली मिले, किसानों को सिंचाई का पानी मिल जाए, उसको अपने खेत में, अपने गांव में जाने के लिए सड़क मिल जाए। ये बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं। अगर इनसे निजात अगर आप दिलवाते हो तो ये विकास में ही आता है। कहीं ना कहीं हमको हर जगह आवागमन के साधन उपलब्ध हो जाए, रोड बन जाए, बिजली, पानी, सड़क, ये तीनों चीज प्राथमिकता से ली जाए। जहाँ जहाँ दूरस्थ ग्रामों में सड़क नहीं है, कीचड़ मची हुई है, गांव के अंदर सड़क नहीं है, इन सब सारी चीजों को अगर आप करवा देते हैं तो यही एक विकास का रूप है। और स्कूल कॉलेज अच्छे बन जाए, लोगों को शिक्षा का स्तर अच्छा हो जाए, अस्पताल अच्छी हो जाए, ये सब विकास में ही आता है। और कुछ मैंने आपसे कहा है कि उद्योग धंधे के लिए कल कारखाने हो जाएं, तो ये भी एक बहुत बड़ा विकास है कि जिसमें युवाओं को रोजगार मिलेगा और काफी सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। बढ़ती महंगाई की समस्या को लेकर आपके क्या विचार है? पूरे प्रदेश और देश में महंगाई का तो आप नाम ही ना लें। अभी टमाटर 200 रुपये, आप लोगों ने देखा ही है कि लोगों के घर का बजट बिगाड़ दिया उसने। महंगाई में छोटा गरीब मजदूर अपने कैसे घर का पालन कर रहा है मैं तो नहीं जानता। बड़े बड़े लोगों के घरों का बजट बिगाड़ दिया, तो वो लोग तो बेचारे बड़े सहमे हुए हैं। अब कोई किसी से क्या बोले, तानाशाही सरकार है, ऊपर से लेके नीचे तक उनकी सरकारें हैं, वो जो करना चाहें वो कर सकते हैं। सिवनी मालवा विधानसभा में सड़कों की स्थिति कैसी है? सड़कों की स्थिति बदहाल है। एक आध दो सड़क बना के वो दिखाना चाहते हैं कि हमने सड़क बना ली है, लेकिन ज्यादा सड़कों की हालत खराब है। सरताज सिंह PWD मंत्री थे, वो जो सड़क बना गए उसका मरम्मत भी नहीं हुआ। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सड़कों को ATM बनाने का काम कर रहे हैं। मैंने बाईपास पे आप लोगों से बोला ही था कि बाईपास नेताओं के लिए बहुत बड़ा ATM का बन चुका है आश्रय, जिसमें बाईपास को आप देख लें तो जब चाहे जब उसका टेंडर लगा देते हैं, किसी भी ठेकेदार को टेंडर दे देते हैं। कब लगा कब नहीं लगा किसी को पता नहीं होता है। इधर टेंडर लगा, उधर सड़क खराब हो जाती है।
लेकिन बीजेपी के नेता तो बोलते हैं कि कांग्रेस के समय में गड्ढे में सड़क ढूंढनी पड़ती थी और अब सड़क में गड्ढे मुश्किल से मिलते हैं। भाई कब तक रोना रोगे? हम तो ये कह रहे हैं कि उस समय तो 60 साल पहले तो मोबाइल भी नहीं था भैया। डैम हमने बनवाया जो हमसे बन सकता था, जिसकी आप फसल ले रहे हो, उसके बाद ही हरित क्रांति आई है और यहाँ के लोग खुशहाल हुए। ये फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो सफारी से अगर लोग घूम रहे हैं तो इनसे पूछा जाए कि ये डैम किसकी देन है, ये रेलवे लाइन किसकी देन है, ये 4 लाइन की व्यवस्थाएं किसकी देन है? कमलनाथ जी की। कमलनाथ जी ने जो भोपाल से लेकर नागपुर तक की 4 लाइन की शुरुआत करी थी, वो अब बन रही है। तो ये ऐसा नहीं है, उस समय पे बजट कम होता था, धीरे धीरे काम होते थे। अब नया भारत है, जल्दी जल्दी काम हो रहे हैं। जहां हमारी सरकारें हैं वहां तेज गति से काम कर रहे हैं। 20 साल से तो इनकी सरकार है, इनको अपनी सरकार से पूछना चाहिए कि कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ सड़क है। अभी पूरे देश में मोदी जी का जादू चल रहा है, तो क्या मध्य प्रदेश के चुनाव में भी मोदी जी का नाम काम करेगा? झूठ का जादू चल रहा है भैया, इतना जम के झूठ का जादू चल रहा है कि मोदी जी का जादू कहना तो इसके लिए बेईमानी होगा। जबरदस्त झूठ परोसा जा रहा है, चाहे हिंदुओं के नाम पे हो। अभी इंडिया है, इंडिया के नाम पे लोग भारत कहने लगे। अभी कल तक तुम साइनिंग इंडिया कह रहे थे, मेक इन इंडिया कह रहे थे, डेवलप इंडिया कह रहे थे, और अब जैसे ही विपक्षी दलों ने इंडिया नाम रख लिया तो तुमको इंडिया से घृणा हो गई। इंडिया टीम का नाम इंडिया कि उसकी टी शर्ट पे लिखा होता है। अब तुमको ऐसा लगने लगा कि इंडिया खराब हो गया, इंडिया का जिसने नाम ले दिया वो देशद्रोही हो गया। तो इस प्रकार की भावनाएं मैं कह रहा हूं देश में काफी तेजी से बढ़ गई है जब से मोदी जी आए। देश को एक रूपता में बांटना चाहिए। अभी सुभाष चंद्र बोस जी के परिवार के उनके पोते ने इस्तीफा दिया और ये कह के ही भाजपा से इस्तीफा दिया कि भाजपा को सारे धर्मों को लेके चलना चाहिए, देश में एक अच्छी स्थिति बनाना चाहिए। तो देश के सारे अच्छे लोग, सारे साहित्यकार, सारे बुद्धिजीवी ये मानने लगे हैं कि देश अब जैसा था वैसा नहीं रहा है। अब मोदी जी का असर नहीं पड़ेगा तो फिर क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश के चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? भारत जोड़ो यात्रा का असर आपने देखा कि कर्नाटक से भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, वहां पे आपने असर देख ही लिया है। क्योंकि मोहब्बत बहुत जरूरी है। लोगों के दिलों में जो दूरियां, मतभेद हो गए हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाएं। आप किसी समाज को देश से बाहर नहीं कर सकते तो आपसी में लड़ा के क्यों रख रहे हो अपने वोट के पीछे? मैं तो ये कहता हूं कि सभी धर्मों का सम्मान क्यों नहीं करते? आप अपना धर्म अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो खूब बढ़ाएं। मैं तो कह रहा हूं कि आप गौ माता के लिए कानून बना दें। इंडिया को अगर आपको भारत रखना है तो भारत रख लें, हिंदू राष्ट्र बना दें, सब कुछ कर लें, लेकिन दूसरे को भी सम्मान देना सीखें। कहीं ना कहीं पूरा विश्व अगर हिंदुस्तान को अच्छा मानता है, उसकी संस्कृति को अच्छा मानता है, तो वैसे ही हमारे देश की छवि बनी रहे। मैं और से ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा इसमें। लेकिन आम आदमी पार्टी बोल रही है ना कांग्रेस ना बीजेपी, अब की बारी आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी को भी काफी दिन लगेंगे। हमारे यहाँ आम आदमी पार्टी का आप लोग खुद भी समझदार हैं, आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि इतना ज्यादा अभी उनके पास कोई कार्यकर्ता है नहीं है। जहाँ पे उनको सरकार बनाना थी उन्होंने बना ली है, वही अच्छे से चला लें, कोई उनमें अच्छी बात है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं का तो दावा है कि सिवनी मालवा विधानसभा सीट पर तो इस बार आम आदमी पार्टी जीतेगी। नहीं, अब ये तो मैं ही कह दूं कि कुछ भी दावा करके खड़ा हो जाऊं, तो दावा करने के लोगों को ये स्वतंत्र है, वो कर सकते हैं कुछ भी दावा। लेकिन आप लोग भी सर्वे में कहाँ आम आदमी पार्टी को ला रहे हो? कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी को आप भी दे रहे हो। हमसे पूछ रहे हो आम आदमी पार्टी हो, बेचारे अपने अगर अपने मन की कह रहे हैं तो उनको कह लेने दो, स्वतंत्रता है उनके लिए भी, और अच्छा है वो भी आगे बढ़े। ये देश के लोकतंत्र में किसी एक पार्टी का राज नहीं रहना चाहिए। अगर आम आदमी चाहती है तो अच्छे काम करे, मौका मिलेगा उसको भी आगे आने वाले समय में। तो अगर जनता को ऐसा लगेगा कि हमारी सेवा कर सकते हैं तो उनको भी मौका मिलेगा। इस बार सिवनी मालवा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी काफी तेजी से तैयारियां कर रही है, तो इनको कैसे देखते हैं हम? नहीं, वो अगर मैंने आप बोला ना कि भाई ये तो देखो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको पार्टी बनाने का, सबको चुनाव लड़ने का, सबको काम करने का अधिकार है। जनता जिससे खुश हो जाए उसको वो वोट दे देती है। जिसने ज्यादा काम कर लिए हैं उसको लगता है कि प्रदेश में उसकी सरकार जिसकी बन रही है उसको विधायक बना देती है। ये हम लोग देखते आ रहे हैं। अगर उनकी सरकार बन रही हो प्रदेश में तो उनको विधायक बना देगी। चलिए, तो फिर फायदे बताइए, कांग्रेस को जनता क्यों वोट दे इस चुनाव में? मैंने बोला ना कि कमलनाथ जी एक ऐसा चेहरा है हमारे पास जो लोगों ने देखा है कि 15 महीने कमलनाथ जी को मिले थे और उनको समय मिलना चाहिए था। वो मध्य प्रदेश का विकास करते, मध्य प्रदेश को एक नया आयाम देते, इसलिए लोगों को लगता है कि उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। और हमको
इसी आधार पर वोट मिलेगी। कमलनाथ जी हमारे नेता हैं और वो अच्छा काम करेंगे। क्या इस बार तो आपके पास कोई सिंधिया जैसे नेता नहीं है कि अगर सरकार बनती है तो फिर चले जाए नाराज होकर? नहीं नहीं, ऐसा कोई नेता नहीं है, सब लोग एकजुट है, पार्टी एकजुट है। हम लोग विधानसभा चुनाव जीतेंगे, जनता को खुश करेंगे। जनता के बीच में रहने का हम लोगों ने जो 5 साल से, अगर ऐसा कुछ होता तो हम लोग बीच में ही नर्वस होकर चले जाते, लेकिन कमलनाथ जी ने फिर भी ये सोचा कि नहीं, जनता ने हमको विश्वास दिया था, मैंडेट दिया था, हमारी सरकार बनाई थी, हम जनता को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने 5 साल लगातार मेहनत करी, 15 महीने सरकार में रह के, वो 15 महीने के बाद जो निरंतर वो कार्य करते रहे, उससे जनता खुश हुई है और वो बिल्कुल इस बार भी फुल बहुमत मिलेगा। अगर किन्हीं कारणों से आपको टिकट नहीं मिलती है तो फिर इस बार के विधानसभा चुनाव में आप किस प्रकार भूमिका निभाएंगे? विधानसभा चुनाव मैंने बोला ना कि कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है, प्रदेश की जनता के साथ न्याय करना है, तो बिल्कुल जिसको टिकट मिलेगी उसके साथ खड़े होकर काम करना होगा और हम उसको विधायक बनाएंगे। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता से मैं यही बोलना चाहता हूं कि ये झूठ के, फरेब के 18 साल बहुत हो गए, घोषणाओं के 18 साल बहुत हो गए। अब कहीं ना कहीं कमलनाथ जी को आप लेके आए। कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं, उन पे आप विश्वास रखिए। कहीं ना कहीं हमारे किसान बंधुओं को, हमारे युवाओं को उनकी आशा के अनुरूप कार्य होगा और हम लोग एक नया आयाम बनाएंगे। सिवनी मालवा विधानसभा को सर्वश्रेष्ठ विधानसभा बनाने का हम प्रयास करेंगे और भी जो अधूरे काम रह गए हैं वो पूरे करेंगे। और जो झूठ की सरकार है उससे अब हाथ जोड़ें और उसको अलविदा कहें, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएं। जय हिंद, जय भारत। अब पार्टी किसको मौका देगी और जनता किसको मौका देगी ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और अपने कीमती समय में से हमें वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो आपने देखा, हमने कांग्रेस के युवा नेता समीर शर्मा जी से कुछ बातचीत करी। इन्होंने हमारे सारे ही सवालों का बहुत ही अच्छा और बहुत ही सटीक जवाब दिया। आगे फिर हम एक नए दावेदार के साथ आपके बीच में आएंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और एनबीटीवी देखते रहिए। धन्यवाद।